अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सिर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान कुछ ही देर पहले वाना में जलसे से खिताब कर रहे थे और इस जलसे से खिताब में दो चीज़ें बड़ी अहम थी। एक तो वज़ीर आज़म ये कह रहे थे कि वो वाना की आवाम की तरक्की के लिए काम करेंगे। 1 साल में 1 अरब रुपया जो है वो यहाँ लगाया जाएगा, जब पिछले इतने सालों में 1 अरब रुपया भी नहीं लगाया गया। वो कह रहे पूरे मुल्क के बराबर जो कबायली इलाकाजात हैं उनको अब दोबारा से वो खड़ा किया जाएगा। मुसलसल उनके हर हफ्ते में 1 से 2 दौरे होते हैं कबायली इलाकाजात में, जिनमें हालिया जम हुआ है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, तो वहाँ तरक्की का धारा वो तेज़ करना चाह रहे हैं। दूसरा, वहाँ पर हमेशा से जलसे में खिताब करते हुए वो 3 सियासी जमातों यानी कि एक पाकिस्तान मुस्लिम नून, दूसरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तीसरा जमीयत उलमा इस्लाम फ़े, इन तीनों पर तनकीद करते हैं, इनके अकाबरीन पर तनकीद करते हैं और माजी में इनकी हुकूमतों के हवाले से जो करप्शन के मामलात हैं उस हवाले से ख़ासी तनकीद की जाती है। आज भी यही कुछ इमरान खान ने अपने खिताब में कहा, लेकिन एक जुमला उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से जो बात करते हुए कहा वो था कि बिलावल साहिबा। अब इमरान खान साहब इस वक्त न सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की हैसियत से नहीं बल्कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हैसियत से, यानी कि सबसे बड़े सुप्रीम लीडर की हैसियत से वो कहीं भी बात कर रहे होते हैं तो उनकी एक एक बात नोट की जाती है, पूरी दुनिया में उनके खिताब पर नज़र रखी जा रही होती है। तो अगर मुखालिफत है, तनकीद करना है, तो बहुत से और लोग हैं जो आपकी जमात में जिनका लहजा ख़ासा तेज़, तुंद और तुर्श होता है, वो लोग ये बात कर सकते हैं। लेकिन वज़ीर आज़म का मनसब क्या इस किस्म के अल्फाज अपने मुखालिफिन के लिए करे? क्या ये होना चाहिए या जिस किस्म के सवाल उठाए जा रहे हैं अपोजिशन की जानिब से उस किस्म की तनकीद होनी चाहिए? ये वज़ीर आज़म साहब को, वज़ीर आज़म साहब के तर्जुमान को और उनके ऑफिस को अब देखना है कि ये किस किस्म की बात है। बहरहाल हमें जो चीज़ वज़ीर आज़म के मनसब, ना कि इमरान खान साहब, वज़ीर आज़म साहब के मनसब पर बैठ कर इस किस्म के अल्फाज की बात थी तो उस पर रद्द-ए-अमल बहरहाल दिया। उससे पहले जो रद्द-ए-अमल कौमी असम्बली के इजलास में सामने आ रहा है वो है इस वक्त वज़ीर आज़म के दौरा ईरान के हवाले से। जिस किस्म की गुफ्तगू दौरा ईरान के अंदर वज़ीर आज़म ने की उसको वज़ीर आज़म ऑफिस भी बात कर रहा है, उस पर शेरी मज़ारी ने भी वजाहत कर दी है कि वो सयाको सबाक से हट कर बयानात को सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है। तो बहरहाल इस तमाम सूरत पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा नबील गबोल साहब हैं। गबोल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। शेख रोहेल असगर साहब हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम नून के सीनियर रहनुमा हैं। आपका बहुत शुक्रिया रोहेल असगर साहब। इस वक्त अगर हम शेख साहब, वज़ीर आज़म साहब का बयान है, कल खुर्रम दस्तगीर साहब भी वो बयान कोट कर रहे थे, बिलावल साहब भी बात की, हिना रब्बानी खर साहब भी वो बात कर रही थी। वो कह रहे कि सयाको सवाक से हटकर ये बात हुई है। वो कह रहे कि वो लोग जो मुल्क में रहकर ईरान के ख़िलाफ़ कर रहे थे या वहाँ पर जो लोग मौजूद थे वो पाकिस्तान के हवाले से ये बात कर रहे हैं, तो कौमी बयानिए को किस तरह से हिट कर रहे हैं? बात तो वही है जो माजी में भी होती रही है, अब भी होती रही है, जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ईरान में बैठ कर की। आपको लगता है कि कौमी मफाद से हट कर कोई गुफ्तगू थी इमरान खान की? ऐसा मैंने कल इस बारे में एक छोटा सा गुफ्तगू, मेरी खैर इतनी अकल और शऊर तो नहीं जितना आप लोगों में होता है। आप सीनियर पॉलिटिशियन हैं, हम तो आपसे इसलिए रहनुमाई लेते हैं। नहीं, मैं इसलिए मैं उसे कहता हूँ कि कोई भी हो, मैं हूँ, वज़ीर आज़म हो या कोई भी, कम से कम अल्फाज का चुनाव बहुत बेहतर होना चाहिए। कल कोई ये बात कह रहा था किसी मामले पे, किसी फोरम पे, कि ये बात ख्वाजा आसिफ साहब ने भी की थी, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब के अगर अल्फाज देखें तो वो आपको अल्फाज नजर आएंगे, आप उसको कहीं भी ट्विस्ट कर सकते हो। आप ये भी कह सकते हो कि हमने अपनी अच्छाई के लिए किया, हम अपनी बेहतरी कर रहे हैं, हम टेररिस्ट का मुकाबला कर रहे हैं, उनको अपनी सोयल से ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। यह बिल्कुल मुख्तलिफ मामला था। आपने ये जो बात की, आप एक दोस्ती बढ़ाने गए, आप तल्लुकात को नया एक मोड़ देने के लिए गए और वहीं बैठ के उनके सामने ये कह रहे हैं कि आपकी सरजमीन हमारे लिए इस्तेमाल हो रही है और हमारी सरजमीन आपके लिए इस्तेमाल हो रही है। अच्छा, ये बात तो एक हो गई, लेकिन अब आप देखिए ना, आप उसको ले जाइए आप हिंदुस्तान की तरफ, वहाँ पे जो बातें अब होंगी या जो डिस्कशन होगी, ईद होगी या जो गुफ्तगू होगी, वो आपके खिलाफ होगी। वो ये कहेंगे कि हमारा जो बयानिया था वो बिल्कुल दुरुस्त था, आप तो खुद एडमिट कर रहे हैं कि आपकी फाइल जो है इस्तेमाल हो रही है, और ये तो आप कह रहे हैं कि आपके यहाँ टेररिस्ट बैठे हुए हैं और आपकी वो जमीन से उठ के जाते हैं और कहीं भी जाके वो टेररिज्म कर देते हैं।
इसलिए मेरे ख्याल में, मैं फिर ये बात अर्ज करूंगा, मेरे ख्याल में ये जो गुफ्तगू है ये इन कैमरा होनी चाहिए। अगर आप करना भी चाहते हैं तो इन कैमरा होनी चाहिए। ये आपका फॉरेन सेक्रेटरी भी कर सकता है, आपका फॉरेन मिनिस्टर भी कर सकता है, और वो जो बातें होंगी वो एक ऐसे लेवल पे होंगी कि वो किसी वक्त भी उसको आप मोड़ सकते हैं, किसी तरह भी मोड़ सकते हैं ना। सही। अगर प्राइम मिनिस्टर, वजीर आजम अगर बात कर देता है तो इसका मतलब है कि वो हरफे आखिर हो गया। वो बात एक अपनी एक समझिए आपने अथॉरिटी हो गई, चीफ एग्जेक्टिव है, वो किसी अथॉरिटी के साथ बात कर रहा है। तो ये बातें मैं हमेशा से ये कहता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा, मैं तनकीद नहीं करूंगा, मैं ये जरूर कहूंगा कि आपको इस मकाम पे अपने अल्फाज का चुनाव बेहतर करना चाहिए। सही। और अगर आप समझते हैं कि आप अथॉरिटी नहीं है, अगर आपको इल्म नहीं है बातों का या औरात नहीं है, तो फिर मेरे ख्याल में बेहतर ये होता है कि आप खामोशी इख्तियार करें इन किस्म के टॉपिक्स पे। सही। उससे आपका मजाक नहीं उठता, उससे मजाक उठता है आपकी स्टेट का, आपके मुल्क का। लोग ये समझने में फिर मजबूर हो जाते हैं कि आपको तो इस बात का इल्म ही नहीं है, आपको तो पता ही नहीं है। मिसाल के तौर पे जैसे आपने जर्मनी और जापान को इकट्ठा कर दिया, यहाँ पे आपने अपनी सरजमीन को और ईरान की सरजमीन को आपने ये कह दिया, ईरान को कह दिया कि जी आपकी तरफ से भी आते हैं दहशतगर्द, हमारी तरफ से दहशतगर्द आते हैं। इसका मतलब वाइस वर्सा है, भाई अगर वो बुरा काम करेंगे तो हम भी बुरा काम करेंगे, फिर उनमें और हमें फर्क कोई ना रहेगा। इसलिए ये जो होती है ना आपकी डिप्लोमेटिक अकाउंट जो होती है ना, ये बड़ा एक सेंसिटिव सा इशू होता है, जिसमें वो लोग ही ज्यादा काम करते हैं जो इससे समझते हैं, जिनका तजर्बा होता है, जिनके अल्फाज बड़े नफरतले होते हैं। आप देखेंगे कि वज़ारत खारजा का एक खास आदमी होता है जो उनका स्पोक्समैन होता है, हर कोई नहीं उठ के करता। यहाँ पे अलमिया ये है कि जो शख्स वजारत कर रहा है ना उसकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, सही, अब वो डिफेंस पे भी अपनी आरा दे रहा है, वो हाथिया पे भी अपनी आरा दे रहा है, वो इंटीरियर पे भी। आप जब आप इस किस्म के काम करेंगे ना तो फिर इस किस्म की कबाख्तें होंगी, इस किस्म के फिर बयानात आपके सामने बिल्कुल। ये इस वक्त पूरी दुनिया में अगर आपको देखा जाता, क्योंकि आप वैसे थे जो स्टेट्समैन हैं वो बात कर रहे हैं, तो पूरी दुनिया आपके बयानात को भी उसी तरह से सुनता है जी। मैं यही बात कर रहा हूँ। देखिए आप जैसे पैसे भी किबला मोहतरमा हजरत इमरान न्यायी साहब ने पहले भी इरशाद फरमाया था कि हजरत ईसा का तो जिक्र ही नहीं है। यार ये क्या मतलब ये आप मजाक उड़ाने वाली बात है ना। आप इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वज़ीर आज़म है, किसके? आप पाकिस्तानी जमहूरिया जो कि इस्लाम की बुनियाद बना था ना। तो अब आप ऐसी बातें करेंगे, या फिर आपको औराक नहीं है, फिर आपने वो सूरह मरियम नहीं मेरे ख्याल में तरीके से पढ़ी, या आप पढ़। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप अपनी जो आपकी एक्सपर्टी है ना, आप उस पर करें। आप ये कह सकते हैं कि ये गेंद जो है टेम्पर हुआ हुआ है, ये गेंद टेम्पर नहीं हुआ है, ये इन स्विंग कर रहा है, ये आउट स्विंग कर रहा है, ये इस्लाम। लेकिन सर आप वो गेंद से मामला आगे चले गए, वो इस मुल्क के वजीर आज़म हैं, अभी भी वही है। अच्छा, अभी भी वही है, मैं वही कह रहा हूँ ना, अभी भी वही है ना कि बात तो वही है। शेख साहब हमारे जी 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 आखिरी बात मैं करूँ, फिर आप अपना काम कीजिए। मैं आज भी आपके प्रोग्राम में भी ये एक मदरसा कह दूंगा, जब तक आप नफरत और बुग़्ज़ की सियासत से बाहर नहीं आएंगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते, आप अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपके सामने सिर्फ एक ही चीज है कि सारी दुनिया बुरी है और मैं सबसे अच्छा हूँ। जब तक आप ये अपने ज़हन से खन्नाक नहीं निकालेंगे, उस वक्त तक आप आगे नहीं बढ़ सकते, और ना ही आपकी सलाहियत सही आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप जिससे चाहे अब आप बात कर लीजिए। जी गबोल साहब इस वक्त, जी गबोल साहब से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नबील गबोल साहब, पीपल्स पार्टी के रहनुमा। सूरत पर बात कर लेते हैं। कौमी असम्बली से लेकर गबोल साहब सोशल मीडिया तक आपकी जमात है या मुस्लिम नून है, बड़े तहफ़्फ़ुज़ात उनके इस बयान के हवाले से जो ईरान में बात हुई है, तो इतना शदीद रद्द-ए-अमल आपकी जानिब से भी आ रहा है, क्यों, क्या वजह है? देखिए तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है। आप मुझे बताएं कि एक मुल्क का वज़ीर आज़म है, जब वो किसी मुल्क का दौरा करता है, वो भी उस मुल्क का दौरा जहाँ पे हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आपको पता है पिछले दिनों कोई 14 हमारे जवान जो हैं, जिसमें नेवी के जवान भी थे,
उनको जो है शहीद किया गया, बस से उतार के शिनाख्ती कार्ड चेक करके उनको मारा गया। और जो कातिल थे वो ईरान से आए थे और ईरान फंडेड थे। और ईरान में जो चाबार है, चाबार के अंदर रॉ का बाकायदा हेडक्वार्टर मौजूद है और ईरान से ही जितने भी टेररिज्म होते हैं बलूचिस्तान के अंदर, मुल्क के दूसरे हिस्सों में, वो ख़ासकर अब पहले तो अफगानिस्तान से होता था, अब ईरान से हो रहा है। अब हमारे प्राइम मिनिस्टर वहाँ जाकर ये कहते हैं कि हमारा जो सॉइल है, हमारी जो ज़मीन है वो इस्तेमाल नहीं होगी ईरान के अगेंस्ट, और हम ये तवक्को करते हैं कि ईरान की भी सरजमीन इस्तेमाल ना हो। मतलब हम तो ये कहते हैं हमारी सरजमीन कभी इस्तेमाल हुई नहीं है ईरान के ख़िलाफ़। ईरान में कौन से सुसाइड बॉम्बिंग हुए हैं, ईरान में कौन से अटैक्स हुए हैं, ईरान में कौन से लीडर्स को मारा गया है जो कि आप ये कह रहे हैं कि हमारी सरजमीन जो है इस्तेमाल नहीं होती। यानी आप अपने आप को एक खुद पेश कर रहे हैं मुजरिम कि जी हमारे सवाल पहले एक हमारे पिछले वज़ीर आज़म थे नवाज शरीफ, उन्होंने कहा जी मुंबई अटैक जो था वो मुंबई अटैक जो है वो पाकिस्तान की सॉइल से जो है टेररिस्ट गए थे। यानी इस तरह के बयान देकर आप हमारी फ़ौज को कमज़ोर करना चाहते हैं। हम कहते हैं हमारी फ़ौज दिन रात लड़ रही है, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी लड़ रही है इनको ख़त्म करने में, और हमारे वज़ीर आज़म वहाँ जाके मानते हैं कि हाँ टेररिज्म जो है वो हमारी सरजमीन से हो रहा है। तो इस वजह से मैं समझता हूँ इमरान खान एक गैर सियासी इंसान है, उसने कभी सियासत नहीं की है। 22 साल का उसका स्ट्रगल सिर्फ यही रहा है कि डोनेशन कलेक्ट करना, शौकत खानम मेमोरियल को किस तरह चलाना, इसी चीज़ों में वो एक्सपर्ट है, लेकिन सियासत नाम की चीज़ उसको कभी गबूल साहब, मैं इस वक्त मुझे ज्वाइन भी किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जमशेद इकबाल चीमा साहब ने, लेकिन मैं चीमा साहब आपसे पहले मैं ये बात पर होना क्या चाहिए सर, कौमी बयानिया गबूल साहब क्या होना चाहिए अगर वज़ीर आज़म ये कौमी बयान गलत दे रहे हैं तो आपकी सूरत में? कौमी बयानिया ये होना चाहिए कि वज़ीर आज़म सबसे पहले जो है वो कौमी असम्बली के अंदर जो उन्होंने वादा किया था कि हर हफ्ते वो एक दफ़ा आएंगे, कौमी असम्बली को ब्रीफ करेंगे फ़ॉरेन पॉलिसी के हवाले से। हमारी कौमी बयानिया ये है कि इस वक्त मुल्क के अंदर जो माशी डिज़ास्टर है, जो एक किस्म का इकोनॉमिकल डिज़ास्टर है जिसमें हम बुरी तरह फंस चुके हैं, जिसके वजह से उन्होंने अपने करीबी साथी असद उमर को भी हटा दिया है, उसके बारे में बताया कि इस वक्त हम किस पोजीशन में हैं। हमारे पास जो वादा किया गया था सऊदी अरब से 3 साल का जो है हमें पेट्रोल जो ऑयल है वो उधार पे मिलेगा। हमें कहा गया, असद उमर ने खुद ये कौमी असम्बली में बयान दिया है कि हमें कहा गया था कि 3 साल के लिए ये UAE भी जो है हमें उधार पे जो है तेल देगा। दोनों मुल्कों ने जो है उसके ऊपर अब तक कोई बातचीत नहीं की है। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि इस वक्त हमारी माशी सूरत-ए-हाल कहाँ पर बैठी है, कहाँ पर खड़ी है। हम बहुत ही आगे आने वाले दिनों में बड़े मुश्किलात देख रहे हैं। आपको पता है इंटरनेशनली ऑयल का जो प्राइस है वो और बढ़ गया, $70 से भी ऊपर चला गया है। रमज़ान तक मुझे नज़र आ रहा है कि पेट्रोल की कीमत 150 रुपये तक पहुंच जाएगी। लोग कहाँ से बर्दाश्त कर सकेंगे? मुझे बताएं कि इस वक्त लोगों की चीखें निकाल दी हैं। इमरान खान बार बार कहता था कि मैं ऑपोजिशन की चीखें निकालूंगा, उन्होंने गरीब आवाम की चीखें निकाली है। अच्छा गबूल साहब इस पे हम बात करते हैं कि एक तो 2 इशू हैं, मैं क्योंकि पहला सवाल भी मैं चाहूँगा उस पर भी ज़रूर रद्द अमल लें, और दूसरा फिर जो है आवाम की चीखों के हवाले से जो बात हो रही है। चीमा साहब बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। एक तो बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है वज़ीर आज़म के ईरान में बयान के हवाले से, अपोजिशन दोनों बड़ी जमातें इस पर बात कर रही हैं कि कौमी बयानिया से हट कर ये बात वज़ीर आज़म ने, मैं चाहूँगा इस पर आप ज़रूर बटल दें। दूसरा वो कह रहे कि अपोजिशन की चीखों की बात हो रही थी, अवाम की चीखें निकलवा दी हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने। चीमा साहब मैं समझता हूँ पहली बात कर लें कि गबोल साहब की जो पार्टी की आज से 7 साल पहले हुकूमत थी, 6 साल पहले, उस वक्त पेट्रोल जो है वो 115 रुपये का था और उस वक्त डॉलर भी सस्ता था और वैसे भी लोगों की इनकम भी कम थी और 115 रुपये का ये पेट्रोल बेचते रहे। और इसी तरह बिजली महंगी थी, इसी तरह आपके सर्कुलर डेट का सारा जी बीमारी शुरू हुई, उस वक्त हुई। रेलवे, वापडा, पुलिस, क्या नाम है इसमें, क्या नाम है, स्टील मिल और PIA, सारों में जो मेजर लॉस हुआ आप कह लें, या जो डेट्स बढ़े या उनके लोन्स बढ़े हैं वो उसी दौर में बढ़े हैं। तो आवाम की चीज़ें आप पहले क्यों आपको याद आ रहा है कि मतलब आज पेट्रोल उस वक्त सस्ता है, आज से 7 साल पहले जो रेट था पेट्रोल का, आज पेट्रोल उससे सस्ता है। आज से 7 साल पहले जो बिजली का रेट था उससे इस वक्त बिजली सस्ती है।
और गैस का ऑलमोस्ट वही रेट है। आटा जो आप गबोल साहब जिस रेट पे करके गए थे 720 रुपये का आटा 20 किलो का बैग, आज भी वही रेट है। फिर आपको क्यों याद आ रहा है कि उस वक्त चीखें निकल रही थी, इस वक्त चीखें निकल रही हैं और उस वक्त दूध और शहद की नहरें बह रही थी? हमने 7 साल बाद भी वो चीज़ें, आप किसी तरह गबोल साहब लेके आए, प्राइस लिस्ट लेके आए 2013 की, 2012 की ले आए, 2011 की प्राइस लिस्ट ले आए, 2009 की ले आए। कोई प्राइस लिस्ट लेके आ जाएं तो बैठ के बात कर लें। दूसरी बात यह कि गबोल साहब जो पूछना चाहते हैं कौमी असम्बली में पूछें, सेनेट में पूछें, टीवी पे बैठ के पूछें, किसी फोरम पे बुला के पूछें, हम बताने को तैयार हैं। जो चीहों वाली बात है, वो जब नदीम भुट्टो पकड़ा जाएगा चीहें निकल आएंगी, जब ओमनी ग्रुप पकड़ा जाएगा चीहें निकल आएंगी, जब फुफ्फो और भाई दोनों पकड़े जाएं और आपने एक पपट सा रखा हुआ है, वो उसको तकरीर लेके दे देते हैं, वो बोलना शुरू कर देता है। भाई आप लोगों की, मैं चीमा साहब एक चीज में आपसे यहाँ पर सवाल मैं ये करना चाहूंगा, ये वजीर आज़म साहब अभी तकरीर कर रहे थे, अभी भी अपोजिशन पर उनकी तनकीद हो रही थी, लेकिन इस तनकीद के दौरान एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के लिए, बिलावल साहिबा। वज़ीर आज़म के मनसब पर इस किस्म की तनकीद तो अच्छी नहीं लगती है। आप वैसे फैक्ट एंड फिगर में उनको तनकीद कर सकते हैं। अभी असद उमर साहब ने जवाब दिए, बड़े लॉजिकल जवाब थे। ये वज़ीर आज़म साहब का वो एग्रेशन है जो कल बात कर रहे थे कि मैं तनकीद करता हूँ, तकरीर करता हूँ, बिलावल कहते हैं तो वहाँ से फिर मेरे पे इस तरह की चढ़ाई हो जाती है। तो वज़ीर आज़म साहब इस तरह के अल्फाज क्यों इस्तेमाल करते हैं? देखिए, मैं सच्ची बात है, ये मैं आप कह लें पार्शली आपकी बात से इत्तेफाक भी कर सकता हूँ, लेकिन एक बात ज़रूर याद रखें, ज़रूर एक बात ज़हन में रखें, ये कभी नहीं होता कि आप किसी को गाली दें और आपको कुछ ना कुछ कहे। ये बिलावल साहब जो कल का बच्चा बात शुरू करता है सिलेक्टेड वज़ीर आज़म से, और गबोल साहब या आप कह लें खुर्शीद शाह साहब की बात कर लें, बड़े बड़े सीनियर सीजन लीडर जो हैं जिनकी सारी उम्र सियासत में गुजर गई, वो इमरान खान के घर से बात शुरू करते हैं, उनकी वाइफ से बात शुरू करते हैं। तो फिर हम भी पूछ लेते हैं कि यार आपने हमें भुट्टो की शक्ल में एक लीडर दिया, हमने उसको मान लिया, आपने बेनज़ीर की शक्ल में औरत दी, हमने उसको भी मान लिया, अब आपने दरमियान में कुछ चीज़ ला दी, हम क्या करें? हम कितना माने आपकी बात को? हमें भी ये कहना पड़ जाता है। फिर ये रोना शुरू कर देते हैं, कहते हैं बिलो द बेल्ट खेलते हैं। अगर आप किसी की चार दीवारी के अंदर जाके बात शुरू करेंगे, अगर आप किसी के मैंडेट को नहीं मानेंगे, तो फिर आपके डिफकर क्यों नहीं करेगा? सो मैं समझता हूँ कि ये इज्जत जो है ये सारों को करनी चाहिए, मुझे भी करनी चाहिए, इमरान खान को भी करनी चाहिए, गबोल साहब को भी करनी चाहिए और बिलावल को भी करनी चाहिए। बिलावल इमरान खान से कम 30 साल छोटा है। 30 साल छोटा बंदा अगर बात शुरू सिलेक्टेड से करेगा, भाई आपका जो 2018 के इलेक्शन में आप जिसकी वजह से बैठे हैं, आपका मैंडेट है और इमरान खान का मैंडेट नहीं है, आपके अबू जी का मैंडेट है, आपको फुफ्फो का मैंडेट है। भाई आप तो चोर हैं, आपकी चोरी पकड़ी गई हुई है, और आज भी आपको अदालतों ने नाअहल नहीं किया, फिर भी आपका मैंडेट है। मैं इससे आगे ये आपका भी अच्छा, आपने पार्शली इत्तेफाक भी कर लिया है, लेकिन ज्यादा आपने इत्तेफाकी भी कर ली। मैं गबोल साहब से मैं इससे आगे जी मैं थोड़ा सा आगे चीमा साहब इससे आगे चलते हैं, कुछ पॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से बात कर लेते हैं। वो ये है कि इस वक्त जिस तरह से हुकूमत गबोल साहब के खिलाफ, आपकी जमात, नून लीग की जमात, दोनों के खिलाफ इस वक्त नैब के मामलात भी चल रहे हैं और आप दोनों का इकट्ठा भी होना लग रहा है, लेकिन दोनों जमातें क्या अमली सूरत में भी कोई इत्तेहाद आने वाले दिनों में कर रही हैं? देखिए, अगला मुकाबला मैं देख रहा हूँ, अगला जो इलेक्शन है जो कि अनकरीब मैं समझता हूँ कि अगले साल मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि ये मौजूदा हुकूमत जो है मुल्क को इस क्राइसिस से नहीं निकाल सकता है। तो मुझे जो अगला इलेक्शन नज़र आ रहा है वो मुकाबला ही होगा दो पार्टीज़ के बीच में। मुझे पीटीआई कहीं नज़र नहीं आ रही। अच्छा। और मुकाबला होगा वो मरियम नवाज साहिबा जो हेड करेंगी मुस्लिम लीग नून को, जो मुझे नज़र आ रहा है, और दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी जो पीपल्स पार्टी को हेड करेंगे। अब लोग जो है बिलावल की तरफ देख रहे हैं। आपने बिलावल की तकरीरें सुनी है, आपने कौमी असम्बली में जो उन्होंने कल तकरीर की वो आपने सुनी कि उन्होंने क्या क्या बातें की हैं। उनको नॉलेज है, वो जानते हैं कि मुल्क को इस बहरान से कैसे निकालना है। गबोल साहब मुझे ब्रेक से पहले आपसे करना है, तो क्या आपको लगता है कि हुकूमत आईनी मुद्दत ही पूरी नहीं करेगी और जो नए पाकिस्तान के नारे वाली जमात है वो होगी नहीं क्या, और पुराने पाकिस्तान में फिर आपकी जमातें होंगी? क्या होने जा रहा है? कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के ख्वाब का पाकिस्तान, हम वो पाकिस्तान बनाएंगे जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बनाया। पिछले बातों को देखें, पीपल्स पार्टी के दौर में अगर कहते हैं कि लूटमार हुई, करप्शन हुई, ये हुआ वो हुआ, आवाम तो खाती थी ना भाई, तो रोटी मिलती थी, आवाम को तो महंगाई नहीं थी, आवाम तो खुश थे।
हम कहते हैं हम आवाम को खुश करें, हम कहते हैं करप्शन के खिलाफ आप हम करप्ट हैं, आप हमें चोर समझते हो, आप हमें डालें जेल में, आप रोज़ रगड़ा देते हैं, कभी आसिफ अली जरदारी साहब को कोर्ट में इस्लामाबाद बुला रहे हैं, कभी आप फरियाद तालपुर साहिबा को जो है कोर्ट में बुला रहे हैं, आपके पास एविडेंस कुछ नहीं है। कभी आप हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी फालूदा वाले छोले वालों की तरफ से 8-8, 9-9 करोड़ 10-10 करोड़ रुपए निकले, तो भाई उनको सामने पेश तो करें। जिन्होंने सिग्नेचर करके पैसे निकाले वो तो पता चल जाता है मैनेजर को। FIA आपके अंडर है, आप मिनिस्टर हैं इंटीरियर के, जो प्राइम मिनिस्टर के पास जो इंटीरियर मिनिस्ट्री थी, अब तो खैर उन्होंने एक ऐसे शख्स को मिनिस्टर इंटीरियर बनाया जो कि खुद कंट्रोवर्शियल है, जिसका नाम खुद शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने लिया था कि अगर मुझे कत्ल किया गया तो ये शख्स भी इन्वॉल्व होगा उसमें। उस शख्स को आपने इंटीरियर मिनिस्टर बना दिया, और ठीक है आपने इंटीरियर मिनिस्टर बनाया तो आप उसको कहें कि FIA को पूछे, आप FBR को कहें, उससे पूछे कि ये जो छोले वालों का अकाउंट है ये किसके पैसे हैं, पकड़े अंदर करें यार, अंदर तो करें ना। ये आप सवालात बहरहाल वो भी एक अहम है, और कुछ तब्दीलियों के हवाले से जो बात हवा चल रही है, और जो आप बात करें कि अगले इलेक्शन में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं होगी, मैं जमशेद इकबाल चीमा साहब से बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर बात करेंगे ये तब्दीलियाँ जो हो रही हैं, इन तब्दीलियों के असरात कहाँ तक आ रहे हैं, और क्या पंजाब में भी कोई बड़ी तब्दीली मुतवक्का है। ब्रेक के बाद बात। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। हमारे साथ इस वक्त जमशेद इकबाल चीमा साहब मौजूद हैं, नबील गबोल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मौजूद हैं। चीमा साहब, पंजाब में क्या तब्दीलियां ला रहे हैं? आज तो रात से ड्रामा चल रहा था कि गवर्नर पंजाब साहब शायद इस्तीफ़ा दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस्तीफ़ा तो ज़रूर दिया, लेकिन अपनी सर्वर फाउंडेशन से इस्तीफ़ा दिया। तो दूसरी जानिब वो पूरी तरह से जहांगीर तरीन साहब लाहौर में मौजूद हैं, सुना इंटरव्यूज़ भी कर रहे हैं कुछ वज़रा के, और तब्दीली वज़ारत आला में होने जा रही है। ये क्या, किस किस्म की तब्दीली पंजाब जैसे बड़े सूबे में आप कर रहे हैं? देखें, मैं लेट मी श्योर यू वन थिंग, जो भी तब्दीली होगी मेरिट की बुनियाद पे होगी और इम्प्रूवमेंट की बुनियाद पे होगी, और किसी को इस बात पे नवाजा जाएगा कि आपकी बीवी का भांजा है या भतीजा है या आपका समधी है या आपका रिश्तेदार है या आपका दोस्त है या आपका साबिक सेक्रेटरी है। सो बेसिक जो है जो लोग परफॉर्म नहीं कर रहे उसके बारे में सीधी सी बात है कि वो आपका लेके ट्रांसफ़र होंगे या रिप्लेस होंगे, और जिन लोगों से ज़्यादा बेहतर तवक्कुआत हैं, हम समझते हैं कि वो बेटर परफॉर्म कर सकते हैं या उनका पोटेंशियल ज़्यादा है। चीमा साहब, वज़ीर आला की कारकर्दगी से आप ज़ाती तौर पर बहैसियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक रहनुमा, एक वर्कर, खुश हैं? देखें, आप कह लें कि वज़ीर आला को मार्जिन दिया जाना चाहिए कि वो नए थे, लेकिन आप कह लें कि ये टाइम, मैं समझता हूँ कि अगर पुराने होने के बावजूद अब तकरीबन उनको 8-7 महीने हो गए हैं, जी हाँ, तो 7 महीने के बाद अगर वो परफॉर्म नहीं करते तो डेफिनेटली इट विल बी ऑन द कार्ड, बट मैं समझता हूँ कि अभी उनको टाइम दिया जाना चाहिए। सही। बाकी है कि उनके साथ एक पहली अच्छी बात यह है कि कोई स्कैंडल अटैच नहीं है। आप कह लें कोई कहीं कोई आवाम को उनकी एक्सेसिबिलिटी कोई इशू नहीं है, मौजूद हैं आवाम में, कोशिश कर रहे हैं, बट आप कह लें कि मे बी अगर कोई गैप है तो वो कम ज़रूर हो रहे हैं। स्पीड जो PTI के मंशूर पे अमल दरामद के हवाले से है वो अभी तक नहीं है, बट हम तवक्को करते हैं कि बेहतर हो जाएगी। अगर ना हुई तो डेफिनेटली जो बात आप कर रहे हैं वो सीधी बात है। इमरान खान साहब ने जिस तरह कहा हुआ है वो अपने वादे पे, या PTI ने जो मंशूर दिया है, जो एक तब्दीली यही है कि आप रूटीन से हट के परफॉर्म करें। रूटीन। अच्छा चीमा साहब, सियासी जमातों में इख्तलाफ राय तो एक हुस्न की बात होती है, लेकिन आपकी जमात इस वक्त हुकूमत में भी है। एक तरफ जहांगीर तरीन साहब हैं, उनके साथ दीगर लोग हैं, एक तो अलीम खान साहब है जो इस वक्त नैब की कस्टडी में, दीगर एक ग्रुप है, एक शाह महमूद कुरैशी साहब है जिनके साथ गवर्नर पंजाब हैं, या पहले असद उमर साहब थे, या मियां महमूद रशीद साहब। ये सबको मालूम है पंजाब में किस तरह से ग्रुपिंग का एक सूरत है। ये ग्रुपिंग तो जहां आपकी जमात के लिए नुकसानदेह है, वहां तो पंजाब की हुकूमत के लिए भी नुकसानदेह है कि एक नाअहल आदमी जिसको अदालत ने नाअहल किया है, वो लोगों के इंटरव्यूज़ इस बुनियाद पर लोगों के और पंजाब के अंदर पूरा इन्फ्लुएंशियल होकर बैठ जाए। ये आप नहीं समझते कि आपकी जमात जो आइन और कानून की सबसे ज़्यादा बात करती है उसकी भी धज्जियाँ उड़ाने वाली बात?
मेरा ख्याल है, मतलब मेरे पास कोई ऐसी इतला नहीं है कि जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स वो चला रहे हैं या पीछे बैठ के वो चला रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। जहाँ कहीं उनकी कंट्रीब्यूशन की ज़रूरत है वज़ीर आज़म उनसे रिक्वेस्ट करते हैं और वो वहाँ पे कंट्रीब्यूट करते हैं, उनकी मेहरबानी है। वो ओहदा ना होते हुए भी, पार्टी ओहदा उनके पास नहीं है, हुकूमती ओहदा उनके पास नहीं है, फिर भी टाइम देते हैं। तो बाकी ये जो कि फैसला साजी वो करते हैं या वज़ीर वो लगाते हैं, वज़ीर आला वो लगाते हैं, ऐसी बात नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन जो है ये प्रोपेगेंडा हो सकता है, इन्फॉर्मेशन ठीक नहीं है। लिहाजा बाकी ग्रुपिंग की बात करें या आप इख्तलाफात की बात करें, ये बड़ी रूटीन की बात है। सियासत हो और ग्रुपिंग ना हो, सियासत हो और इख्तलाफ राय ना हो, एक पॉलिटिकल पार्टी हो जिसने 2.25 करोड़ वोट लिए हों, इसमें एक आप कह रहे 4 सूबों में हो, उसमें करोड़ों लोग हों और उनकी राय एक जैसी हो, या वो एक ही बात पर लबैक करें, एक ही बात पे वो आप कह लें हर बंदा सर नीचा कर दे, वो ये जमहूरियत है। जमहूरियत में तो ऐसा नहीं होता, ये कोई गैरिजन अप्रोच तो है नहीं। ये किसी बैरक से तो लोग आए नहीं है कि वो कहें कि दाने चल और बाएं चल और चल पड़े। मतलब सियासत पे तो लोग कहते हैं पहले मुझे कन्विंस करो, ठीक है। सो ये डिफरेंस ओपिनियन जो है मैं समझता हूँ कि ये जो हदूद के अंदर है, डिसिप्लिन के अंदर है, तो डिसिप्लिन के अंदर होना चाहिए और वो डिसिप्लिन के अंदर ही मौजूद है। जहाँ कहीं वो डिसिप्लिन से बाहर निकलता है तो यकीनन वो भुगतता है या भुगतना पड़ता है उसको। मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक कोई शाह महमूद कुरैशी साहब की बात करें या सरवर साहब की करें या जहांगीर तरीन साहब की करें कि कोई बंदा डिसिप्लिन से बाहर निकला है। बाकी इख्तलाफ तो मेरा भी है, बहुत सारे लोगों से है, मेरा रहेगा, बहुत सारे लोगों से रहेगा, ऐसा कोई इशू नहीं है। इख्तलाफ राय तो सियासत का एक हुस्न होता है और इख्तलाफ राय के बगैर तो सियासत शायद फिर वो सिर्फ ऑर्डर्स तो हो सकते हैं, वो सियासत नहीं हो सकती। ये तो मैं आपसे बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ। लेकिन बहरहाल देखते हैं अगले आने वाले वक्त में पंजाब में किस किस्म की तब्दीलियाँ, आप मेरिट की बात कर रहे हैं, मेरिट पे क्या तब्दीलियाँ होती हैं, कौन किसको लेकर आता है, ये बात मैं गबूल साहब से भी हमारा रब्ता हो गया तो बस मैं उनसे भी बात करते हैं। गबूल साहब, पंजाब और जो खैबर पख्तूनख्वा है, इवन बलोचिस्तान में भी, वहाँ पर रवैया कदर मुख्तलिफ है वफाकी हुकूमत का, क्योंकि उनकी हुकूमत अपनी है या उनके इत्तेहादियों की हुकूमत है। मगर वफाक और सिंध के इख्तलाफात सिर्फ सियासी बुनियादों पर हैं या कोई वजूहात और हैं इसकी? भाई सिंध हमारा जो है ना 70% रेवेन्यू वफाक को देता है, बदले में हमें क्या मिलता है? बदले में हमें सिर्फ जो है 12% मिलता है। फिर भी हम कहते हैं चलो 12% आपको पूरा मुल्क चलाना है, आप हमें 12% तो दें। हमारे फंड्स रोक दिए गए हैं। हमने यहाँ पर इतना बड़ा जो है मेट्रो ग्रीन लाइन बनाया है बस का, वो तैयार है, हमें बस के पैसे नहीं दे रहे हैं। हमारे पास फंड्स नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है सिंध हुकूमत के पास, हमारे फंड्स रोक दिए गए हैं। आप ये सोचें ना कि अगर आप वफाक से आपको मदद नहीं मिलती है तो। अच्छा गबूल साहब, प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।